बनाओ दूसरा, निकालें जी सस्टेनेबिलिटी। एक मिनट इनका सवाल पहले लूं जी। कौन से वाले शेयर भाई? अगर शेयर्स मार्केट प्राइस से भी ऊपर इश्यू हो रहे हैं तो वो तो मार्केट प्राइस टाइप इशू ही है, वो तो मार्केट प्राइस ही होगा, ऐसा और तो कोई तीसरा सिनेरियो नहीं है, फिर उनको मार्केट प्राइस ही समझा जाएगा। जी बोले। क्या मतलब? अगर आप लोग वो क्या था वो किस दिन थे बोनस शेयर इशू? अगले साल बताएं किस दिन? 18 फेब 2025। अगर आप कर देते तो मुझे डर था कि फिर नवंबर दिसंबर जनवरी दिसंबर ईयर एंड पे आपने फिर ब्रेक नहीं लगानी थी, फिर ब्रेकें फेल होनी थी और इधर पता नहीं क्या होना था। और जो कल मैंने बताया था ना, इसका एंड पे टोटल कर लिया करें 4 + 5 + 3 12, ताकि एरर का चांस ना रहे। तो इधर कोई ना कोई बोंगी बजने का डर था। उस बोंगी से रुकने के लिए हम बोंगों ने ये सॉरी हम कौन से अकल मान रहे हैं? अच्छा जी, पेज नंबर 350। सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स अब बनने लग गए हैं दुनिया में। उन स्टैंडर्ड्स के नाम बदल गए हैं। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं भी ली कोई मसला नहीं, वो मसला उनको बाद में पता चले। अच्छा नहीं, फिलहाल को समझ आ जाएंगी चीजें हल्की फुल्की। अब उन स्टैंडर्ड्स को ना अलग रखने के लिए इनके साथ हमने लफ्ज यूज करना शुरू कर दिया S1, ताकि IFRS 1 और इन स्टैंडर्ड्स के नाम हो S1 और S2। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ S1 है। S1 सिर्फ डील करता है रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को, S2 डील करता है क्लाइमेट इश्यूज को। लेकिन S1 में भी क्लाइमेट इश्यूज डिस्कस्ड हैं, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है S1 S2 क्या है। पाकिस्तान में जो हमारा SECP है ना, उसने नोटिफिकेशन इशू कर दिया हुआ है कि अब सारे लोग अडॉप्ट कर लो एक बच्चा स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लो अब आप लोग IFRS S1 और S2 फॉर लिस्टेड कंपनीज सिर्फ, एंड SECP लाइसेंस्ड नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो कंपनी लॉ के अंदर पड़ी थी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, बैंक्स वगैरह और इस तरह के। तो लिस्टेड कंपनीज भी ये स्टैंडर्ड यूज करेंगी और नॉन लिस्टेड सारी नहीं, नॉन लिस्टेड वो जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, वो फिर यूटिलिटी कंपनीज या कुछ और बैंक्स वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें तरतीब ये है, इंप्लीमेंटेशन विल फॉलो फेज वाइज अप्रोच। अब फेज वाइज स्टैंडर्ड लगना शुरू होगा। IFRS SDS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। नाम वैसे इसका S1 नहीं है, वैसे ICAP-SDS लिख रहा है अपनी किताब में। चलें, IFRS SDS विल अप्लाई फ्रॉम एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड्स, क्वार्टरली और उन पे नहीं लगेगा, बिगिनिंग ऑन और आफ्टर जकम जुलाई 2025 फेज 1। ये किन कंपनीज पे लगने हैं ये नहीं बताया उसने। आगे चलें, यकम जुलाई 26 से आने वाले यकम जुलाई 26, तो अब यकम जुलाई 26 से ये लगा करेगा ऐसी लिस्टेड कंपनीज पे जिनका हाई टर्नओवर है, मेनी एम्प्लॉइज हैं और लार्ज टोटल एसेट्स हैं, द रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज। अब लोगों का ये कहना है कि अब फिर ये पहली वाली कौन सी है? ये फिर होंगी हाईएस्ट टर्नओवर, मेनी पीपल और लार्जू कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पे लगेगा यकम जुलाई 25 से। यकम जुलाई 26 से किन पे लगेगा? जिनका हाई टर्नओवर है, मेनी एम्प्लॉइज हैं और लार्ज। अब रह गई लो टर्नओवर, लो एम्प्लॉइज एंड लो टोटल एसेट्स, इन पे कब से लगेगा? एंड नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट पे भी।
विल कंप्लाई फ्रॉम एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर जकम जुलाई 27, फेज 3। बहुत बड़ी कंपनीज पे कब से लगेगा? यकम जुलाई 25। और किसी का हाई टर्नओवर, मेनी एम्प्लॉइज और लार्ज टोटल एसेट्स हैं उस पे शुक्र है ये सारी क्वांटिटीज उसने हमें नहीं दी, वरना और भी स्यापे होते चीजें याद करनी पड़ती। बस खत्म हो गई ये बात। कंपनीज को वैसे हम इनकरेज करते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को जल्दी अडॉप्ट कर लें, क्या तारीखों का वेट करना, अभी इसी तरह डिस्क्लोजर देने लगे। फर्दर SECP हैज आल्सो नोटिफाइड दैट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स शैल बी अप्रूव्ड इन द सेम मैनर एज लेड डाउन फॉर अप्रूवल ऑफ। तो AGM के अंदर ये सारी उसी तरह पेश हुआ करेंगी और सारा नॉर्मल तरीके से रूल चलेगा। ओके माय डियर, दिस स्टैंडर्ड S1 डील्स विद रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप रिस्क और अपॉर्चुनिटीज जो है वो डायग्राम में देख लें ताकि आज हम नोट्स में अटैच कर दें। फूड सेक्टर में रिस्क्स देखें और अपॉर्चुनिटीज देखें। पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट तक? अच्छा सॉरी, अभी फूड और शुरू ही कंस्ट्रक्शन से किया है। डोनेट कर दो ना फूड ताकि जाया होने से बच जाए। सोचे ना, इसीलिए तो आपको कहा है खुद पढ़ें पहले कि रिस्क्स क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। चलें जी, फूड सेक्टर रिस्क, गाजर मूली शलगम। प्राइसेस अप हो जाएं क्योंकि सैलाब आ गया या और कोई मसला हो गया या इस साल फसलें सही बनी नहीं तो प्राइसेस अप हो जाएं, ये एक फूड सेक्टर में रिस्क रहता है। प्लेटें दरमियान में छोड़ें। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि आप खुद अकल लगा के अब कुछ कर नहीं सकते, आप इन चीजों से लड़ नहीं सकते, तो अल्लाह की तरफ से हैं। अब आप रिड्यूस करें वेस्ट को, यानी अपने किचन में जाके देखें कहाँ कहाँ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ चीजें जाया कर देते हैं, अच्छा ये प्याज बच गया चलो अगले साल में नहीं डालेंगे साइड, तो रिड्यूस करें वेस्ट को, स्टोर करें, या डोनेट करने से भी एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। ESG की जो कल हमने बात की थी, सोशल कल्चर तो अच्छा डेवलप होगा ना यार, ये लोग डोनेशन भी देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या रिस्क नजर आ रहा है? असल में कॉटन जो है ना, वो बहुत ज्यादा कॉटन के कपड़े जब बनाने पड़ते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा वाटर इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक टेक्निकल बात है, वो बहुत ज्यादा वाटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कुछ पुराने कपड़े लेके लंडे के रिसाइकिल क्लॉथ इस्तेमाल करें, चलते हैं दुनिया में, इंसान लेते हैं, रिसाइकिल क्लॉथ इस्तेमाल करें, उन पे वाटर जरा कम इस्तेमाल होता है। तो ये एक आपके लिए अब अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि उधर अगर आपको रिस्क लग रहा है तो अब आप इधर इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रिस्क क्या है कि फ्यूल महंगा हो गया, तो जाहिर बात है आपके कई ट्रक्स हैं, डिलीवरी वैन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रही हैं, ये रिस्क है। तो अब अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढें, वो ये हो सकती है कि आप ऐसी चीजें खरीद लें जिसमें फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद लें। एनर्जी सेक्टर में रिस्क ये है कि ऑयल और गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है कंपनीज, ऑयल और गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, ये बिजली चली जाया करेगी। तो ठीक है, आप लोग फिर सोलर की तरफ शिफ्ट कर जाएं, बल्ब बालना है ना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिस्क है पोल्यूशन फाइन। जाहिर बात है जब आप डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं, क्रेनें ऊपर आ रही हैं जा रही हैं, मशीनें चल रही हैं, शोर पैदा हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, पोल्यूशन फाइन्स आपको को पे करने पड़ सकते हैं या पेनल्टीज, ये रिस्क है। उसको खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए बेहतर है कुछ अपॉर्चुनिटीज देखें। आप ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कम से कम जो है वो आपकी चीजें, मिसाल के तौर पे आप इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बना लें। बिल्डिंग्स के अंदर भी कई चीजें हैं, कई दफा ईंटें इस्तेमाल होती हैं, कई दफा कुछ और वो इस्तेमाल कर देते हैं, शेड्स ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं। तो इको फ्रेंडली चीजें देखें जिससे इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पे कोई एरिया है जहां पे दरख्त बहुत ज्यादा थे, अब वो दरख्त काट काट के लोगों ने जो है वो बनाने शुरू कर दिए घर। अब उनको कहा जाएगा भाई आप थोड़ा सा शिफ्ट करो, इको फ्रेंडली की तरफ आओ, ताकि कोई और चीजें इस्तेमाल करो ताकि ये ना हो वो ना हो। तो वो कई हल हैं इको फ्रेंडली चीजें करने के। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि हर बिजनेस को चाहिए अपने क्या आइडेंटिफाई करें, रिस्क्स, और साथ क्या आइडेंटिफाई करें। और अगली आसान सी बात आज की क्लास की, इन सारी चीजों को फेयरली प्रेजेंट करना, मटेरियल चीजें प्रेजेंट करना, और रिपोर्टिंग एंटिटी वही होगी। बस ये जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें नॉर्मल क्लासेस में। चलें जी आए,
IFRS शुरू हो गया जी आज। IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड S1 हमारे सिलेबस में है, S2 नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS S1 इसका नाम सॉर्ट ऑफ क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसको ब्रैकेट में लेके रिलेटेड, ये स्टैंडर्ड किससे रिलेट कर रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS S1 that is general requirements for disclosure of sustainability related financial information is to require an entity to disclose, आप disclose करो हमें information, कौन सी जी? About से sustainability related risks and sustainability related opportunities। दो चीजें हमें डिस्क्लोज कर दो, ये ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया स्टैंडर्ड का। दैट इज यूजफुल टू प्राइमरी यूजर्स, वो बचपन वाली बातें, टू प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन मेकिंग देयर डिसीजंस, टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू एंटिटी, ताकि लोग फंड रेज करें और आपको पैसा दें, सोलर लगाओ, ये करो वो करो, ताकि सस्टेन तो करते रहो ना, ये ना हो कि थोड़े सालों में बहुत ज्यादा कमा लो और बाद में आपको जी अब तो पैसे खत्म हो गए। दिस मीन्स दैट एंटिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन, देखिए ऊपर अंडरलाइन कर दी हमने मेन बात, रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड, दिस मीन्स दैट द एंटिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज, जो डायग्राम वाली है, दैट कुड रीजनबली अफेक्ट इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सच एज कैश फ्लोज पे तो इंपैक्ट पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदोगे और ये सारे शशके शुष्के करोगे, तो फिर आ जाओ, फिर अगर फूड जो है स्टोर करना है तो आपको फ्रिज खरीदने पड़ेंगे, ये सारे कैश फ्लोज आप फिर बताओ। Such as its cash flows, ability to get financing, लोन भी ले सकेंगे या नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप पढ़ते हैं वो MFA में लफ्ज पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लफ्ज आप उसमें पढ़ लेंगे, परसेंटेज एक होती है, ओवर द शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट रन में हो सकता है आप एक दो सोलर प्लेट्स लगाएं, लॉन्ग रन में आप कहें जी पूरा सारा ही चेंज करना है, तो बताएं जी इस स्टैंडर्ड को कैसे बेहतर से बेहतर अप्लाई करें। हम इसमें रिस्क्स बताया करेंगे लोगों को और ऑपर, दिस मीन्स दैट एन एंटिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर एबिलिटी टू गेट फाइनेंसिंग एंड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्यूचर के बारे में तीन चीजें बताएं लोगों को। एन एंटिटीज एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टर। फाइनेंशियल वैल्यू से मुराद सिर्फ पैट है या अब चीजें बदल चुकी हैं? चीजें बदल चुकी हैं। हमने कहा था कुछ ESG फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ESG फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, खाली पैट नहीं। तो दैट इज अ फाइनेंशियल वैल्यू। एन एंटिटीज एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स इज इनएक्सट्रिकेबली, इसका मतलब होता है क्लोजली, ये तो हमने ब्रैकेट में डाला है ना, आई के अपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। एन एंटिटीज एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इट्स इन्वेस्टर इज क्लोजली लिंक्ड टू स्टेक होल्डर्स विद होम इट वर्क्स एंड, आपके बिजनेस की जो वर्थ है वो डिपेंड करती है किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो या किन एम्प्लॉइज को सर्व किन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो और कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको। तो एक दो नंबर का सवाल आ सकता है, एंटिटीज एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स इज लिंक्ड टू स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? An entity shall apply IFRS S1 in preparing and reporting। सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे अपने लिए, प्रिपेयर करके रिपोर्ट करेंगे। जैसे टेक्स्ट की क्लास में हम पढ़े थे, असेसमेंट ऑर्डर मेक करेगा, मेक करने के बाद इशू करेगा, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके रिपोर्ट करेंगे। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का स्कोप है। IFRS S1 focuses only on risks and opportunities, repetition, that could materially impact entities' future prospects. Entities can apply these standards regardless of whether their financial statement follow IFRS or other generally accepted accounting principles। ये किसी को पता है पूरी क्लास में तो बता दे ये क्या होते हैं?
जी, अमेरिका में चलते, अमेरिका में IFRS नहीं चलते, उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई। अमेरिका के अंदर चलते हैं गैप्स, जनरली सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज के अंदर IFRS चलते हैं। कहते हैं IFRS S1 focuses only on risk and opportunity that could materially affect entity can apply these standards। मैं इजाजत दे रहा हूं अमेरिका वालों को भी, नहीं लगाने ना लगाएं। IFRS S1 वाले तो ये दुनिया के स्टैंडर्ड हैं, ये यूके में और बाकी मुल्कों में अप्लाई हो रहे हैं। कहते हैं हम इजाजत दे रहे हैं गैप वालों को भी, हमारे लगाने हैं हमारे लगा लो, कल कला को तुमने अपने बनाने अपने मिला लेना। लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हटके है, ये सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड है। Conceptual foundation for sustainability related financial information to be useful, it must be relevant and faithfully represent what it is meant to show। रेलिवेंट आप बताएं ना, कितना नुकसान हुआ इस दफा सेफ्टी मैयज ना लेने की वजह से, उस नुकसान को हम कैसे कैटर करेंगे। दीज आर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने बचपन में पढ़ी हुई है। द इंफॉर्मेशन बिकम्स इवन मोर यूजफुल व्हेन इट इज कंपेरेबल, सही, टाइमली एंड अंडर विच आर एनहेंसिंग द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। चलें जी, फेयर प्रेजेंटेशन की एग्जांपल पढ़ें। If a company faces risks from flooding and opportunities from solar energy projects। अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि मैं सोलर फ्यूचर में यूज कर सकता हूं, और वैसे जिस इलाके में आप हैं वहां फ्लड का रिस्क है, तो आप ये ना कहीं कि दोनों में से एक चीज डिस्क्लोज कराते हैं, आप अपनी दोनों चीजें बताएं। देखिए कई बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे हम उससे ब्रिज बना दें, ये अब रिस्क है, एक रिस्क है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई इलाके हैं सिब्बी और उसके करीब के ऐसे, अब वहां पे अगर रिस्क है तो आप बताएं, ये नहीं कि अपॉर्चुनिटियां बताएं कि ओ धुप आई तो असं यह कर लांगे वो कर लांगे, जो धुप आई तो होर भी कुछ होना है, ठीक है। तो जो रिस्क है वो क्लियरली बताएं, क्लियरली बताएं। सीए करने से पहले सिर्फ अपॉर्चुनिटी ना बताएं अम्मू अब्बू को कि सीए कर हो जाएगा, जवानियां निकल जाती हैं लोग। अच्छा, तो अगर आप खाली अपॉर्चुनिटीज बता दे, रिस्क ना बताएं यूजर्स को, तो यूजर समझेंगे बस ये दुनिया में जन्नत बन गई है ये कंपनी। इफ अ मोबाइल देख लें सारे। इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेसेस रिस्क्स फ्रॉम फ्लडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम solar energy products, a complete set of sustainability disclosure should fully describe the both। The report should accurately show how flooding might affect the production and, बताएं मतलब how it might affect the production and supply chain। प्रोडक्शन क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होती है? प्रोडक्शन तो आप जो खुद कर रहे हैं, हो सकता है आप एग्रीकल्चर में हो, तो प्रोडक्शन आई तो फिर तो रुड़ गए सारे, सेब भी रुड़ रहा होगा भाई, एक दो जाके खा लीजिएगा फिर, और सप्लाई गुनाहों से तौबा तो कर ही लीजिएगा ना इंदा के लिए। एंड सप्लाई चेन, हाँ सप्लाई चेन, जो लोग हमें चीजें दे रहे हैं उनको भी मसले आ सकते हैं। एंड हाउ सोलर प्रोजेक्ट्स कुड बेनिफिट द कंपनीज, और अपॉर्चुनिटीज में बताएं कि हमें कैसे फायदा हो सकता है, हम कैसे कॉस्ट सेव कर सकते हैं, एनवायरमेंट पे कैसे इंपैक्ट डालेंगे, धुआं नहीं निकला करेगा जनरेटर का, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, विदाउट एग्जैजरेटिंग। बहुत ज्यादा भी लुटनी मचानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली, और लीविंग आउट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। दैट इज ए फेयर प्रेजेंट। A complete set of sustainability related financial disclosures shall present fairly all risks and चलें जी, फेयर प्रेजेंटेशन की मेन बात बताएं क्या है? Must represent all risks and opportunities that is expected to affect an entity's, to achieve the fair presentation, faithful presentation, entity shall provide complete, neutral and accurate depiction of those related risks and opportunities। कई दफा बातें खुश्क सी लगती हैं, लेकिन एग्जांपल से पढ़ा अच्छा ये लिखा हुआ था, तो बात कोई ऐसी वो नहीं है। मटेरियलिटी, a textile company produces large amount of water waste water। ये मैंने आपको बता दिया, जो कॉटन के कपड़े बनते हैं उसके लिए फिर बहुत पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। इफ द कंपनी omits, अच्छा, misstates और हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से ये नहीं कि पानी में जाके कुछ करें, यानी पानी ज्यादा इस्तेमाल करें,
इन इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, अगर ये ओमिट कर दें डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स माइट अंडर एस्टीमेट एनवायरमेंटल रिस्क, वो समझेंगे कोई रिस्क नहीं है, कोई नहीं। हालांकि उनको बताना चाहिए कि इस साल हमने जो है 6000 लीटर पानी इस्तेमाल किया, पिछले साल हमने जो है वो 4000 लीटर पानी इस्तेमाल किया था, तो इससे रिस्क बढ़ रहा है हमारा। दिस कुड इफेक्ट द डिसीजन सच एज इन्वेस्टिंग इन कंपनी और प्रोवाइडिंग लोन, इससे फिर डिसीजन पे फर्क पड़ेगा। अच्छा मशवरा देते तो अच्छे डिसीजन लेते लोग। An entity shall disclose the material information about the sustainability related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's prospect। वही ऊपर वाली लाइन जो पिछले समय में पढ़ी थी। इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होती है? अगर उसको ओमिट करना या गलत बताना, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है? हाइडिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग इट सो यूजर कैन नॉट। तो बता दें जी इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होती है? नहीं, नीचे से मिला के पढ़ेंगे, अभी कोई कंक्लूजन ना दें। इफ, फिर ये फिक्रा पढ़ेंगे ना, इफ इसका ना बनाना, गलत बनाना या हाइड कर देना could reasonably be expected to influence the decision that primary users of general purpose financial statements make। This include decisions based on financial statements and sustainability related disclosures about a specific, उस एंटिटी की बात हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग एंटिटी, जिस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वही एंटिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के डिस्क्लोजर भी बनाए। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिस्क्लोजर बनाते बनाते 2 बच्चे टाइम हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कान इधर लगाए हुए हैं, कोई मसला नहीं। An entity's sustainability related financial disclosures shall be for the same reporting entity as related, जिन पे IFRS लगाए उन्हीं पे IFRS S1 लगाए। चलें बस करते हैं आज की आखिरी बात, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करें, इंफॉर्मेशन में चीजें कनेक्ट करें। एग्जांपल्स पढ़ें बस, ठीक है काफी हो गया। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, पता नहीं फर्स्ट पॉइंट क्या है। इफ अ फैशन कंपनी, मतलब वो कपड़े बना रही है, ये नहीं कंपनी फैशन कर रही है, कंपनी ने कपड़े पहने हुए हैं, यार शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है कंपनी ने। इफ अ मूव हो रही है कंपनी, इफ अ फैशन कंपनी डिस्क्लोजेस दैट इट फेसेस अ वाटर स्कार्सिटी, पढ़ते हैं इसको, अच्छा शुक्र है मैंने स्केर्सिटी पढ़ जाना था। चलें कोई नहीं, नमाज की तजवीद भी सही करो। इफ अ फैशन कंपनी डिस्क्लोजेस दैट इट फेसेस अ वाटर स्कार्सिटी रिस्क एंड आल्सो मेंशंस अ शिफ्ट टू रिसाइकिल फाइबर्स, लंडे वाले करके सेट कर लिया करेंगे, खामोश। इट शुड एक्सप्लेन द कनेक्शन, वी शुड एक्सप्लेन द कनेक्शन। व्हाट इज द कनेक्शन? दैट वाटर शॉर्ट, लेट मी कनेक्ट, water shortages increase production costs, which is why company is investing in, so you should present your sustainability related disclosures in such a way that users understand what are the risks and what are the, how these risks are very very risky and what opportunity we can get, इनका लिंक डेवलप करें। There was a risk, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया था। IFRS S1 required disclosure that enables understanding of connections between risks and, इनमें कनेक्शन पैदा करें। यही कि अपने कोई मिसालें नहीं दी, आएगा ने मैं थ्योरी ठोक दी हुई है पूरी किताब में, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा जी, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स, इन 4 चीजों में लिंक होना चाहिए, इन 4 चीजों में लिंक होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस में खामोश, बोर्ड ने चेक किए हैं कि इसकी जो हो सकता है रियल एस्टेट बिजनेस फिलहाल बिल्डिंग सेल करना ना समझे, फर्स्ट करें इन्होंने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है। बोर्ड चेक्स इफ बिल्डिंग्स आर सेफ फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क्स, सबसे पहले चेक करें बिल्डिंग सेफ है क्लाइमेट रिस्क से, सैलाब आ जाए तो जड़ों में तो नहीं बैठ जाएगा, या कुछ हमने अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, या जल्जले को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, वो तो अल्लाह की तरफ से। बहरहाल द बोर्ड चेक्स इफ बिल्डिंग्स आर सेफ फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क, ये हो गया गवर्नेंस। स्ट्रेटेजी क्या बनाएं? स्ट्रेटेजी क्या बनाएं? कंपनी प्लान्स टू मेक बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हैवी रेन एंड हीट, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? द कंपनी रेगुलरली चेक्स which buildings are at high risk of flooding or it is risk management.
मैट्रिक्स इज कि अब हो क्या रहा है, कंपनी measures how many buildings are at high risk and sets a target to reduce that number in next, यानी कि टारगेट सेट करें। फिर तो सबसे पहले टॉप लेवल पे सोचें मसला क्या है, फिर बताएं कि अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, फिर इस रिस्क को, और अब टारगेट्स क्या हमारे हैं जिनको हमने अचीव करना है। इस सारी बात को सामने रखते हुए डिस्क्लोजर बनाएं। कल कोई बने बनाए डिस्क्लोजर भी आपको दिखा देंगे, वो बनाने नहीं होंगे आपने पेपर में। डिस्क्लोजर ऑफ कोर कंटेंट, कोर कंटेंट हमने कल पढ़ना है। क्या क्या? गवर्नेंस, बोर्ड ने मसले का आइडेंटिफाई किए हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है और टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं। और आखिरी बात, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके अंदर कनेक्शन करें। सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के अंदर जो है वो करेंगे, वो कैसे लिंक डेवलप करेंगे। एन एजुकेशन ग्रुप could disclose that energy efficient campus upgrades, एनर्जी एफिशिएंट कैंपस, कल हमने क्या कहा था, सोलर लगा के बन सकता है ना। एनर्जी एफिशिएंट कैंपस अपग्रेड्स आर पार्ट ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी प्लान एंड एक्सप्लेन हाउ दीज रिलेट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इन IS 16 PPE और हाउ क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस। क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस की मिसाल आपने देनी है, क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस, पेनल्टीज और भी हो सकती है मिसालें। क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस कुड इफेक्ट फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी थोड़ा सा, हाँ वो सारा करवाएंगे। 15 मिनट पड़े हैं, वेले बैठे हैं, और क्या करने। ओके, आखिरी बात पढ़ लें ताकि 2.4 फिर कल इंशाल्लाह शुरू करें। ये यार देखिएगा, एक इफ अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो दैट इट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स लास्ट ईयर, then its sustainability report, any related information like energy usage or carbon emissions per unit should be based on same 10,000 units। मुझे बताएं, अगर आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं और 10,000 यूनिट बना के आपने कहा है कि मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, तो ये मतलब है वहां से गड़बड़ है, फिर कोई प्रोग्राम पता चलाएं। और मैच करनी चाहिए कार्बन एमिशंस इन प्रोपोर्शन टू द यूनिट्स। This keeps the data consistent between disclosures are prepared for same reporting entity and reporting period as the related financial statement। S1 का डिस्क्लोजर भी अगर 31 दिसंबर 15 को बनने हैं, नॉर्मल भी 31 दिसंबर 15 को बनने हैं, प्रोवाइडेड एट द सेम टाइम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम टाइम पे डिस्क्लोजर प्रोवाइड करें, यानी वो डॉक्टर ऑथराइज कर देंगे। इंक्लूड डाटा एंड assumption, ये तीसरे, इंक्लूड डाटा एंड assumptions that are consistent with the corresponding data and assumptions in the reader to extent possible considering accounting requirements। okay, ये आपको मिसाल दे दी है किसकी, कंसिस्टेंसी की। डन। चलें जी, अब क्या रह गया पीछे। ये तो आसान सी बातें हैं, गवर्नेंस की ये 4 बातें हैं, स्ट्रेटेजी की 1 लाइन है, नीचे एग्जांपल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट की 2-3 बातें हैं, और मैट्रिक्स है, टारगेट्स जो हमने पढ़ना है, इसकी कोई 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पीछे क्या रह गया, पीछे 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लोकेशन कहाँ डिस्क्लोज करने, टाइमिंग, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और बस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कि हमने ये स्टैंडर्ड फॉलो किया। अच्छा वो हाँ, ये 3 छोटे से कॉन्सेप्ट और भी हैं, ले हैं 2-2 लाइनों के, जजमेंट, मेजरमेंट एंड सैनिटी, और एरर्स हो जाए तो उनको कैसे सही करना है। वैसे ये 3 भी आज फारिग किए जा सकते हैं, लेकिन लीव इट। ओके, चलें जी, सवाल कैसे आएगा, क्या चीजें होंगी, वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल आप सिर्फ आज वाली रिवीजन कर लें। आए जी, किधर है? अब थोड़ा सा जरा रिलैक्स हो जाए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS related objective of IFRS general requirement for disclose sustainability related financial information is require an entity to disclose information about, बोलें, risks and opportunities।
अच्छा चलें, डिस्क्लोज याद करते हैं, डिस्क्लोज अबाउट, बोलें, रिस्क एंड opportunities. The objective of this standard is to disclose about, बेटा आप तो देख लेना, is to disclose about risks and opportunities that is useful to primary users in making decisions to provide resources to entity. Must give information about risks or opportunities that could affect, बोलें, must give info, आगे, about sustainable risks and opportunities that could reasonably affect future prospects relating to फ्यूचर में कैश फ्लोज, हाँ, फाइनेंस अरेंज करना एक मसला होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने परसेंट पे लोन लिया हुआ है, कितने परसेंट पे मिलेगा, ये सारे मसले होंगे। ओके, वो तो ठीक है, ओवर द शॉर्ट। An entity's ability to deliver financial value is closely linked to, कंपनी कुछ अच्छा करके दे, इसके लिए हमें स्टेक होल्डर्स के साथ भी चलना पड़ेगा, उनकी भी सुननी पड़ेगी। ये तो नहीं होगा कि बंदों से ओवर टाइम लेके काम कराते रहे, बंदों के मोरल भी होते हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी हमारी चीज एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, और नेचुरल रिसोर्सेज पे हम क्या असर डाल रहे हैं। जब से ये कंपनी आई है तब से पानी ही घर में नहीं आ रहा हमारे इलाके में, जब से कंपनी आई है। स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रीपेयर एंड प्रेजेंट, क्या प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड disclosures, sustainability related, prepare and present sustainability related disclosure, ये स्टैंडर्ड का मकसद हो गया। स्कोप, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ऊपर था, स्कोप हो गया ये, यानी क्या चीजें कवर करेगा। IFRS S1 focuses only on risk and opportunity that could materially affect the future prospects, ये लाइन इसने यहां से उठाई है, that could materially affect the future prospects, ये वाली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। एंटिटीज कैन अप्लाई दी स्टैंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर IFRS फॉलो करें या गैप, ये तो आसान सी बात है। कंसेप्चुअल फाउंडेशन में ना कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फेयर प्रेजेंटेशन, मटेरियलिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी और कनेक्टेड इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। फेयर प्रेजेंटेशन, अ कंप्लीट सेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर शैल प्रेजेंट फेयरली ऑल रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। So you are supposed to present all risks and, though this is a simple sentence, but it is called as fair presentation. Present all risks and, what does it mean present all risks and opportunities? To achieve faithful representation and entity provide. इसको achieve करने के लिए आपने क्या करना है? Complete, न्यूट्रल, एक्यूरेट, बस ठीक है। एक्यूरेट के साथ लफ्ज लिखना, डिपिक्शन अगला लफ्ज तो नहीं है, ना करो ना, इतनी तो आती है मुझे भी। कंप्लीट, न्यूट्रल एंड एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ दोज सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स। तो व्हाट इज दिस? फेयर प्रेजेंटेशन, फिर तो कुछ भी नहीं निकली। फेयर प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही चीज है, मतलब है कि प्रेजेंट ऑल, ये फेयर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट ऑल। इसमें क्या ध्यान रखें? कंप्लीट हो, न्यूट्रल और एक्यूरेट। इस तरह हम याद किया करते थे अपने जमाने में, आपको क्या क्या बताएं अब हम। अच्छा जी, मटीरियलिटी, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द मटीरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। ये बार बार आ रहा है, इसको ब्रैकेट में। अच्छा, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ
उसका मिस कर जाना, उसका ओमिट कर जाना और उसका मिसस्टेट सॉरी हाइड कर देना। could reasonably be expected to influence the decision of users। हाईलाइट करें, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ बला 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 could influence decisions of users of general purpose financial reports। Information is material if omitting, misstating, obscuring could influence decision of users। अच्छा, ये बातें जो है ना, जब मैं भी ये पहली दफा पढ़ा था, ये सारी बातें, अब हमें तो नहीं किसी ने बताया, मैं पहली दफा पढ़ा था ऐसे बड़ी बोरिंग थी, लेकिन जब आप इनकी एग्जांपल्स बनाना शुरू करते हैं तो फिर इन बातों के अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब क्या है ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग क्या है। अगर आप एक चीज को प्रेजेंट कर देंगे, दूसरी चीज को छुपा देंगे, तो उससे इंफॉर्मेशन मटीरियल गायब हो जाएगी, इससे लोगों के डिसीजन इन्फ्लुएंस होंगे। फिर एग्जांपल देखते हैं तो बात समझ आ जाती है। रिपोर्टिंग एंटिटी, एन एंटिटीज sustainability disclosures shall be for the same entity as the related ये बातें तो बताने की जरूरत नहीं थी ना, कि जिस जो एंटिटी अपने अकाउंट्स बना रही है वही एंटिटी अपने सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई करे। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन में तीन चीजों को कनेक्ट करना है आपने। नंबर वन, पहला किसे कनेक्ट करना है? रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे ये ना हो कि डॉक्टर बनने के रिस्क बता रहे हैं और सीए बनने की अपॉर्चुनिटीज बता रहे हो, अब इसमें कोई लिंक नहीं है ना, तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को लिंक करें। आगे चलें, जैसे आपने देखा था कि वेस्टेज हो रही थी खुराक की, तो आपने स्टोरेज एक अपॉर्चुनिटी अवेल की, उसको कर दिया। आप बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस कर रहे थे, रिस्क था, अपॉर्चुनिटी आपने अवेल की, सोलर की तरफ शिफ्ट कर गए। डिस्क्लोजर ऑफ कोर कंटेंट्स, कोर कंटेंट्स तो कल पढ़ने हैं वैसे, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिक्स, इनके अंदर डिस्क्लोजर कोर कंटेंट्स में क्या लिंक है? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर एंड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सस्टेनेबिलिटी के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपस में लिंक डेवलप करें। तीनों के नीचे एग्जांपल्स दिए। और आखिरी बात, डिस्क्लोजर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम ईयर एंड एज द रिलेटेड फाइनेंशियल, प्रोवाइडेड एट द सेम टाइम एंड एज पार्ट ऑफ, ये पता स्किप ही हो गया था, एंड पार्ट ऑफ, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने कहीं डालनी है ये चीजें, फाइनेंशियल रिपोर्ट का पार्ट बना के दे। और आखिरी बात, ऐसा डेटा और अजम्पशन लें जो कंसिस्टेंट हो विद द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा एंड अजम्पशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ना फिक्रा अधूरा है। इंक्लूड डेटा एंड अजम्पशंस इन IFRS S1, include data and assumption for IFRS S1 as are consistent with the, बोले as are consistent with the data and assumptions in the related financial statement to the extent possible, जिस हद तक पॉसिबल हो, कंसिडरिंग अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए। ओके, क्या क्या पढ़ा है? नंबर वन, ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसमें फिर ये लाइनें तो बुलेट्स बनी हुई ना, ये तो शायद याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसके बाद स्कोप पढ़े, कॉन्सेप्चुअल, फाउंडेशन में चार बातें पढ़ी हैं, तीन, फेयर प्रेजेंटेशन, मटेरियलिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी, और आखिर में तीन लाइनें जरा वो जब से अजीब सी पढ़ी हुई है नीचे। ओके, ओके, ऐसा कोई फिक्रा बोल देते हैं कि साथ वाला ना परेशान हो जाता है। चलें माय डियर, सवाल बनाना शुरू करें ईपीएस का। जल्दी जल्दी रजिस्टर निकालें। ऐसा हैवी सवाल बनाएं कि पार्ट बी में साथ वाले की चीखें निकल जाएं। अच्छा, ये जो हमने किया अभी डाइल्यूटिव तो उससे भी आसान है, कल आधे घंटे में खत्म हो जानी है। डाइल्यूटिव तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये बताऊं, डाइल्यूटिव कुछ भी नहीं है। कल आई, डाइल्यूटिव कुछ भी नहीं है। डाइल्यूटिव तो इतनी आसान है कि तेरी सोच है, आधे घंटे वाली डाइल्यूटिव है, बाकी प्रैक्टिस तो ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका आधे घंटे में इंशाल्लाह। ओके, चलें जी। वैसे अच्छा हो गया है, अगर एक दो दिन लगा के ईपीएस तो टाइमली हमारा वो भी शुरू हो जाए, रेशो जो में से शायद रेशो शुरू हो जाए। अच्छा,
ओ हाइब्रिड में बच्चे जा रहे हैं, अल्लाह। चलिए मैं फिर खुद सवाल बना लेता हूँ, फिर अगली क्लास में आपको दिखा देंगे। ग्रुप में शेयर कर दें। टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ है? कुछ कर लें, कुछ ईपीएस का एमसीक्यू कर लें, कुछ क्लास भी 5 मिनट लेट शुरू हुई थी। रिलैक्स, चलो जाएं, ठीक है। शाइस्ता इज कंपनी लिस्टेड ऑन, आप लोग जाइए जरा, मैं देख लो एमसीक्यूज।